बेटा आयाती संधि के एक दो उदाहरण देखते हैं हम। चे प्लस अन, ए प्लस अ इज इक्वल टू, यह बनेगा तो चेयन, चयन, अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय, तो क्या बन गया, चयन। उसी प्रकार ने प्लस इका में क्या बनेगा, आई लग जाएगा, क्योंकि ई है यहाँ पर, तो इसका आई हो जाएगा, तो आई, ने प्लस इका इज इक्वल टू आई, आई नए है इसलिए, तो यहाँ पर बन जाएगा आय होगा। तो अब ई हो रहा है तो ई के साथ ई की मात्रा नाई, तो ये क्या बन गया, नायिका। उसी प्रकार पो प्लस इत्र, औ है तो इसका आव बनेगा, तो क्या बनेगा, जब ई है तो मात्रा ई की लग जाएगी, पवित्र। तो ये आयाती संधि के साथ ही है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में तो स्वर के साथ स्वर मिलता है तो स्वर संधि बनती है। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, जब मिलने वाले दो शब्दों में पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो। अब इसमें पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना आवश्यक है। मैंने व्यंजन आपको बताया था, क इज इक्वल टू, ये व्यंजन है अकॉर्डिंग टू संधि। ये क, इसमें स्वर मिला हुआ है तो ये स्वर संधि कहलाएगा, क्योंकि इसमें अ है और ये हलंत लग रहा है, इसका मतलब इसमें अ नहीं है, तो ये व्यंजन है जो हलंत लग रहे हैं। ये देखो ये सब ये हलंत है, ये जो मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ। तो जब मिलने वाले दो शब्दों में पहले शब्द के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन हो, दूसरे शब्द के अंत में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना आवश्यक है, तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया है। अब इसका नियम देखो, नियम बता रही हूँ मैं कुछ नियम तो बहुत सारे हैं हिंदी में, लेकिन वही नियम मैं आपको बताऊंगी जो आपके काम आते हैं, अक्सर आपके कॉपी में आपको लिखने पड़ते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नियम पहला, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प के बाद स्वर या य र ल व हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कौन सा, क का क्या बन जाएगा, ग। तीसरा वर्ण क ख ग, क ख ग, क किसमें बदलेगा, ग में, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा। उसी प्रकार देखो दिक दर्शन, मैंने क्या बोला कि अगर क च ट त प के बाद स्वर या य र ल व में से कुछ हो। अब इसमें य र ल व में से नहीं है, फिर भी इसके अकॉर्डिंग भी ये जो क है ये किसमें बदलेगा, अब इसके अंदर अस्वर मिला हुआ है, अस्वर तो है ही है ना, द के साथ क्या है, अस्वर मिला हुआ है, तो स्वर या य र ल व कुछ भी हो स्वर है, तो दिक दर्शन क का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग इज इक्वल टू दिक दर्शन का क्या हो जाएगा, दिक दर्शन। ठीक है, पूरा ग नहीं आएगा, ये आधे ही आएगा, दिक है इसलिए। वाक्मय, वाक्मय क का फिर यहीं पर तीसरा वर्ण वाग्मय। इसी प्रकार अब ये देखो तत्भव, त का तीसरा क्या, त थ द, त थ तीसरा वर्ण क्या होता है, द, तत्भव तो तद्भव। इसी प्रकार सत आचार, त का तीसरा, अब आ की मात्रा है, आ स्वर आ रहा है, द बनेगा ना तीसरा वर्ण, त थ द सदाचार। उसी प्रकार त का तीसरा क्या होता है, त थ द जगत प्लस ईश, जगदीश। अब यहाँ बड़ी मात्रा क्यों लगी, क्योंकि यहाँ बड़ी ई है, इसलिए अगर यहाँ छोटी ई होती तो ये जगदीश में छोटी ई की लगती मात्रा। षट आनंद, ट ठ ड तो षडानंद। समझे, तो ये था अपना पहला नियम, क च ट त प। अगर ये क च हो, अगर यहाँ पर त हो, ट हो, कुछ भी हो पहले शब्द के अंत में, उसके बाद स्वर या य र ल व आ जाए, य र ल व आ जाए या कोई स्वर आ जाए, भ में भी स्वर है, तो स्वर आ जाए तो उस पहला वर्ण तीसरे वर्ण में ग ज ड द ब, तीसरा वर्ण तो आपको याद होगा, तीसरा वर्ण क ख ग है, च छ का च का च छ ज है। इसी प्रकार सबके तीसरे वर्ण आ जाते हैं। ये था हमारा पहला नियम।
पहले नियम में हमने पढ़ा पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बनेगा, तो ये मैंने आपको बताया था। इनके साथ ये लगे हों तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण चाहे क हो, चाहे ट हो, चाहे च हो, चाहे त हो, चाहे प हो, इसके साथ स्वर या य लव हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम इसका है पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में कैसे परिवर्तन होता है। देखो क च ट त प, वही क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो। अनुनासिक क्या होते हैं बेटा? न और म, ये दोनों अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, न और म। यदि क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, न और म से हो, तो उनके स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी कि क ख ग ग न। अब इसका पांचवा वर्ण क्या है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? सीधा पांचवा वर्ण। कब? जब अनुनासिक आए। ये अनुनासिक है न, मैंने बताया म और न अनुनासिक है। और क हो सकता है, त हो सकता है, च हो सकता है। अब आपको तो सबसे बड़ी बात है व्यंजन संधि में, आप अभी इतने बड़े बच्चे नहीं हो, आप छोटे बच्चे हो, आपकी संधि शुरू हुई है। ये बड़ी बड़ी क्लास में बहुत सारे नियम पूछते हैं, आप तो 2-3 नियम जो मैं बता रही हूँ खास वही देखो। अब ये आपको सिर्फ ये पहचाना कि व्यंजन संधि होती क्या है। ये व्यंजन संधि का रूप है, ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें स्वर रहित है, स्वर साथ नहीं है, हलंत लग रहा है। वाक्मय। अब इसका पांचवा वर्ण क्या है? जब इसमें म और न मिलेगा, है ना, तो इसका पांचवा वर्ण क्या है? क ख ग ग अण। तो हो गया इसका वाग्मय, क्योंकि पंचम वर्ण आ जाएगा क की जगह। जगतनाथ। अब इसका पंचम वर्ण त थ द ध न। त का पंचम वर्ण क्या है? न। तो त की जगह क्या आ जाएगा? न। तो जगतनाथ का क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इसी प्रकार चित्तमय। चित्त का भी पंचम वर्ण क्या है? न। त थ द ध न। तो क्या हो गया? चिन्मय। उसी प्रकार षडमास। षडमास ड ट ठ ड ड ण, अण मण खाली, ये वाला है ना, यही वाला होता है ना, तो इसका पंचम वर्ण यही है। अब यहाँ पर वर्ण कोई भी आ सकता है, क च ट त प का, ये क का तीसरा वर्ण भी है तो भी यहाँ पर पंचम वर्ण ही आएगा। तो क्या होता है इसका? षडमास, षडमास। उसी प्रकार उत्तमय। म आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? अनुनासिक। अनुनासिक है न और म दोनों। उत्तमय। तो त का पंचम वर्ण क्या है? उत्तमत। तो पंचम वर्ण क्या है? न। त का पंचम वर्ण है न, तो क्या हो गया? उन्मत्त। तो ये अपने 2 नियम थे। छ के संबंध में विशेष नियम बेटा व्यंजन संधि के, स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। कैसे? देखो, अब आप बोलोगे कि बेटा कि ये तो स्वर है, स्वर में आपने तो बताया था कि पहले व्यंजन होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये नियम होता है व्यंजन संधि का कि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए। अब ये देखो, स्वर है ये आ के बाद छ आ गया, छादन, तो उसके पहले स्वतः ही च जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि छ वर्ण आ जाए तो उससे पहले च जुड़ जाता है। देखो, वृक्ष, छाया, ये छ आ गया, उसके पहले क्ष है, श भी आपका स्वर है क्योंकि इसमें वृक्ष अ स्वर मिला हुआ है, तो वृक्ष में अस्वर मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है, आपको छ को ध्यान में रखना है। तो उसके पहले च जुड़ गया तो बन गया वृक्ष, वृक्ष छाया। उसी की इसमें देखो ये तीसरा वी धन छेद, धन बोलते हैं इसको प्लस को, तो वी प्लस छेद, ये छ है। उससे पहले आपको देखना, आप तो बोलोगे कि मैम इसमें तो ई स्वर आ रहा है, तो इसका नियम ही ये है कि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए, यानी कि ये व्यंजन संधि में होता है कि अगर छ आ रहा है स्वर के बाद तो उससे पहले च जोड़ देना है। ये देखो, विच्छेद इजिकल टू विच्छेद। उसी अनुसार अब म के बाद अंतस्थ, आपने अंतस्थ वर्ण पढ़े होंगे, य र ल व अंतस्थ होते हैं। उष्म जो वर्ण होते हैं वो होते हैं श, स, ह। हो तो म का अनुस्वार बन जाता है। सीधा सा नियम है, अगर आपको ये चीज़ें ध्यान में ना रहे, य र ल व हो, उष्म श, स, ह हो तो म का अनुस्वार बन जाता है। आपको तो ये ध्यान रखना है। समसार, ये अनुस्वार बन गया। समयोग, ये देखो ये अनुस्वार बन गया। संशय, ये संशय बन गया, ये अनुस्वार बन गया। यानी कि अगर इसके बाद श, स, ह हो तो, और उसके बाद
य र ल व हो तो किसके बाद, म के बाद। ये देखो म इनके बाद ये देखो चाहे ऊष्म वर्ण हो चाहे अंतस्थ वर्ण हो तो ऊपर अनुस्वार लग जाता है। अब इसमें देखो आप, अब ये आपके उसमें उपसर्ग प्रत्यय में भी आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में जब इसमें आपको मैं बोलती हूँ कि संसार में उपसर्ग बताओ तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि आप इसका अब उपसर्ग बताओगे तो ऐसे नहीं बताओगे कि संसार, तो सन प्लस सार, तो ये रॉन्ग है बेटा। कभी भी अनुस्वार, ये अनुस्वार है ना, उसका आपको संसार साउंड भले न की आ रही है लेकिन आपको इस ये नियम होता है कि उसका अनुस्वार का म बनेगा, म बनेगा और म का अनुस्वार बनेगा और अनुस्वार का म बनेगा। इसीलिए संसार बना, संयोग का संयोग हो रहा है लेकिन संयोग कहलाता है। संशय के यहाँ पर उच्चारण होता है लेकिन जब इसको हम अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो ये संशय कहलाता है म। उसी प्रकार अगला जो इसका नियम है, री र और श के बाद न हो तो न का ण हो जाता है। अब ये जो नियम है वो आपकी बुक में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपको तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर री हो या र हो, जैसे ये देखो र है, ठीक है, ये र है और ये री है और श है, तो उसके बाद अगर न है, री प्लस न इज इक्वल टू ऋण, ऋण हो गया। र है उसके बाद न है तो न का अणा हो गया, अणा मणा खाली। उसी प्रकार श है षटकोण वाला और उसके बाद भूषण, इसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, व्यंजन संधि में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले व्यंजन आना चाहिए। और कुछ नियम अलग भी होते हैं, जैसे मैंने छ वाला नियम बताया, तो छ अगर आ जाए स्वर के बाद तो भी वो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आता है और च आधा लगता है। और राम अयन है, तो देखो राम अयन, ये मैंने कहा ना जब भी न आए लास्ट में तो उसका क्या बनाना आपको, अण, तो ये हो गया रामायण इज इक्वल टू रामायण। इसी प्रकार ये एक सिंपल सा छोटा सा मैं एक नियम बता रही हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना। उच्चारण, सज्जन, सच्चिदानंद, उज्ज्वल, सच्चरित्र। इसमें देखो वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, च आ रहा है, ज आ रहा है, च आ रहा है, ज आ रहा है। पहले ये भी पूरा आता था लेकिन अब ये ऐसे बन गया है और ये च फिर आ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब ऐसे शब्द आए, च, ज, छोटा ज और बड़ा ज साथ में, द्वितीय व्यंजन जो आते हैं साथ में, वो है ना, दो व्यंजन एक साथ, उसी वही वाला व्यंजन जब आता है, बच्चा, कच्चा, वैसे ही सज्जन, उच्चारण, सच्चिदानंद, तो इसको कैसे बनाएंगे, जब भी ऐसे शब्द आ जाए आंख बंद करके इसका त बन जाएगा। जैसे इसका हमको त बनाना है तो क्या हो गया, उत प्लस चारण। सज्जन का मैंने बोला त बनाना है, सत प्लस जन। सच्चिदानंद का सत धन, सच्ची सच, सत हो गया और सच्चिदानंद लास्ट में तो बनेगा आनंद सच्ची, यानी इसका सच्चिदानंद का तो इसका तो बन गया क्या बन गया, सत, और इसका बन गया चित्त। ये चित्त इसमें से बीच में से लगा, सत्य चित्त आनंद इजिकल टू सच्चिदानंद। उसी प्रकार उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल का ये ध्यान रखना कि जब भी डबल ज आ रहे हैं इस प्रकार से, तो जब द्वितीय व्यंजन आते हैं तो जो ये है डबल डबल डबल, इनका सबका त बनना है, त बनना है, त बनना है, त बनना है। तो सत्य प्लस चरित्र, ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय में भी आते हैं जब उपसर्ग अलग करते हैं। तो ये कुछ नियम थे हमारे व्यंजन संधि के। एक नियम मैंने आपको जब पहले बताया, सबसे पहला और दूसरा जो नियम बताया, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण, जैसे अब ये देखो दिगंबर, ठीक है। उसी प्रकार आपका एक और शब्द है जगन्नाथ। अब इसको मैंने आपको पहला जो नियम बताया था, दूसरा जो नियम बताया था, इसी के अकॉर्डिंग है। दिगंबर, जब पहले वर्ण का, जैसे दिक है, इसको जब आप संधि विच्छेद करोगे, दिक प्लस अंबर, तो जब पहला वर्ण क, ख, ग, ग, अण, मण खाली,
क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो दिख है, क पहला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जब पहले का तीसरे में परिवर्तित हुआ तो जब इसको अलग करेंगे तो तीसरा वापस किस में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरा वर्ण, ध्यान रखना, पहले वर्ण में। तीसरा वर्ण पहले वर्ण में, तो दिख हो गया। ये सब में आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक है बेटा व्यंजन संधि को सॉल्व करने की या व्यंजन संधि को समझने की। उसी पर जगन्नाथ है। ये मैंने दूसरा नियम बताया था कि पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। तो जगन्नाथ, जब पहला वर्ण त, थ, द, ध, न, जब पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है जगन्नाथ, तो जब इसको हम अलग करेंगे तो आपको मैंने यही समझाया था दूसरे वाले आप नियम को देखना कि पहला वर्ण पांचवें में परिवर्तित हुआ जब हमने संधि की इसकी, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो वापस पांचवा वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहले वर्ण में। जगत प्लस नाथ, क्योंकि क्वेश्चन दोनों टाइप से आते हैं। संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम बताइए। तो ये थे अपने कुछ व्यंजन संधि से संबंधित नियम। इसके बाद बारी आती है गृह कार्य की। यण संधि। अब ये गृह कार्य में आज है बेटा यण संधि, अयादि संधि। ये दोनों भेद चौथा और पांचवा स्वर संधि का है। इनको उदाहरण सहित आपको परिभाषा में लिखनी है। पहले इसका जो नियम है वो परिभाषा है, तो दोनों को समझाकर उदाहरण दे रहे हैं। इसके बाद व्यंजन संधि के कोई दो नियम उदाहरण सहित लिखने। आज मैंने आपको बहुत सारे नियम समझाए। अब बहुत सारे नियम तो आपको लिखने नहीं, उनमें से दो नियम लिखने, लेकिन उन सब नियम को आप ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। संधि चैप्टर हार्ड है बेटा, एक बार में दो बार में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार समझोगे तो ही ये समझ में आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे मैंने इसमें उदाहरण लिए जो हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप किसी भी लेवल के एग्जाम दोगे तो आप है ना व्यंजन संधि के नियम को ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, तभी ये संधि चैप्टर आपको समझ में आएगा। आप क्या करते हैं कि वीडियो को देखते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। वीडियो में हर चीज़ को दी हुई है, उसके बाद भी आप पूछते हैं मैम ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। इसका मतलब पहले आप उस वीडियो को 2 से 4 बार आप देखोगे जब भी आपको समय मिलेगा, उसके बाद ही आप गृह कार्य को ढंग से करेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे पुनः।